आज हम पढ़ेंगे एम्पिरिकल फार्मूला। तो एम्पिरिकल फार्मूला को आज हम डिफाइन करेंगे, लेकिन आप जो है पूरा का पूरा लेक्चर सुनेंगे तभी आपको इस टॉपिक की फुल कॉन्सेप्ट मिलेगा। और कहीं भी आपके एग्जाम में कहीं भी किसी भी तरह का सवाल आ सकता है इसके ऊपर, तो आप इंशाल्लाह कर सकते हैं, क्योंकि आज जो है फुल बेसिक कॉन्सेप्ट जो भी एम्पिरिकल फार्मूला के जो भी मेथड है तो डिटरमाइन एम्पिरिकल फार्मूला वो आज हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले एम्पिरिकल फार्मूला है क्या चीज? तो सबसे पहले द फार्मूला व्हिच शोज simplest ratio, which shows simplest ratio of atoms in molecule or compound is called empirical formula. This is called empirical formula. तो ये है empirical formula, यानी कि the formula which shows simplest ratio of atoms, simplest ratio of atoms। यही डेफिनेशन कई बार पूछा है हेग वालों ने, एनटीएस वालों ने और आईबीए वालों ने। ये भी पूछ सकते हैं एमसीक्यूज में कि ये जो डेफिनेशन है ये किसकी डेफिनेशन है, यानी कि जो भी डेफिनेशन में अगर आ जाए दी फार्मूला व्हिच शोज सिंपलेस्ट रेशियो, ये जो सिंपलेस्ट रेशियो है अगर ये आ जाए एटम्स का मॉलिक्यूल और कंपाउंड में, आप समझ लें कि ये डेफिनेशन है एम्पिरिकल फार्मूला की। तो एम्पिरिकल फार्मूला का एक दूसरा नाम भी होता है एक्सपेरिमेंटल फार्मूला। क्या? एक्सपेरिमेंटल फार्मूला। इसको हम एक्सपेरिमेंटल फार्मूला भी कह सकते हैं। आर एक्सपेरिमेंटल फार्मूला, एक्सपेरिमेंटल फार्मूला। क्यों कहते हैं इसको एम्पिरिकल एक्सपेरिमेंटल फार्मूला? क्योंकि ज्यादातर जो एम्पिरिकल फार्मूला होता है, सिंपलेस्ट रेशियो जो होता है एटम्स का, वो हमें एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही बताया जा सकता है। तो ये है डेफिनेशन इसकी। इसका दूसरा नाम है अनदर नेम एक्सपेरिमेंटल फार्मूला। तो ये जो एम्पिरिकल फार्मूला है, फॉर सपोज के जैसे ये बेंजीन है, बेंजीन तो C6H6, तो इसमें बताया जा सकता है कि एम्पिरिकल फार्मूला इसका जो है वो है CH, यानी कि 1:1, यानी कार्बन का भी 1 रेशो और हाइड्रोजन का भी 1 रेशो, तो 1:1, यानी कि दिस इज द एम्पिरिकल फार्मूला। EF, यानी कि E फॉर एम्पिरिकल और F फॉर फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला। शॉर्टकट में हम लिख सकते हैं EF जो है एब्रिविएशन फॉर द एम्पिरिकल फार्मूला, यानी कि इधर EF। तो ये हो गई डेफिनेशन, और ये एग्जांपल है कि बेंजीन का जो सिंपल रेशियो है वो ये इस तरह है। तो अभी चलते हैं कि वर्कआउट कैसे करें ऑन दी एम्पिरिकल फार्मूला, तो उसकी तरफ चलते हैं। तो वर्कआउट ऑन दी एम्पिरिकल फार्मूला, यहाँ पर बोर्ड पर जो है मुझे मिटाना पड़ेगा, क्योंकि एम्पिरिकल फार्मूला के लिए स्टेप्स हैं, 5 स्टेप्स हैं, तो उनके लिए मुझे कुछ ना कुछ स्पेस चाहिए, इसीलिए मैं अभी इसको रिमूव कर रहा हूँ। लेकिन ये जो डेफिनेशन है बहुत ही सिंपल है, यानी कि सिंपलेस्ट रेशो जो है, यानी कि ये हमें सिंपलेस्ट रेशो बेंजीन में बता रहा है। ये नहीं बता रहा है कि ये 6 के 6 नहीं बता रहा है, ये है मॉलिक्यूलर फार्मूला। लेकिन हमें रिलेटिव नंबर या जो एक्चुअल नंबर है वो हमें नहीं बता रहा है, ये बता रहा है सिंपलेस्ट रेशो। जो भी सिंपल रेशो है वो एटम्स का, तो उसको कहेंगे एम्पिरिकल फार्मूला। तो चलते हैं आगे, इसके वर्कआउट कैसे किया जा सकता है। वर्कआउट ऑन एम्पिरिकल फार्मूला। तो ये जो है वर्कआउट हम कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले तो द फॉलोइंग steps to determine the empirical formula। एम्पिरिकल फार्मूला के लिए स्टेप्स हैं।
तो सबसे पहले जो स्टेप है हम ये लिखेंगे टू डिटरमाइन। तो सबसे पहले तो डिटरमाइन दी, ये जो फर्स्ट नंबर है हमारा उसका क्या है, एलिमेंट्स। एलिमेंट्स प्रेजेंट इन कंपाउंड, एलिमेंट्स प्रेजेंट इन कंपाउंड। तो ये जो है सबसे पहले टू डिटरमाइन, यानी कि ये जो है फॉलोइंग स्टेप्स, फर्स्ट स्टेप जो है उसके लिए हम सारे के सारे जो भी स्टेप्स हैं 5 स्टेप्स, तो उनके लिए ये लगेगा टू डिटरमाइन द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन कंपाउंड। तो ये जो होता है एलिमेंट्स हम जो डिटरमाइन करते हैं वो एक्सपेरिमेंटली करते हैं, दिस इज बाय एक्सपेरिमेंटली। तो ये हम करते हैं बाय द एक्सपेरिमेंट के थ्रू डिटरमाइन करते हैं कि एलिमेंट्स कौन से होते हैं। तो दूसरा स्टेप जो है हमारे यहाँ वो कौन सा है, वो ये है कि मास ऑफ द एलिमेंट्स, यानी कि टू डिटरमाइन द मास ऑफ एलिमेंट्स। सबसे पहले तो हमें एक्सपेरिमेंट के थ्रू पता चलेगा कि कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं किसी भी कंपाउंड में। तो जो भी कंपाउंड होगा उसमें एलिमेंट्स कौन से हैं वो एक्सपेरिमेंट बताएगा हमें, और ये जो है मास ऑफ एलिमेंट वो भी हमें एक्सपेरिमेंटली पता चलेगा, लेकिन उसके लिए कुछ ना कुछ साइंटिस्ट ने क्या किया है कि उसके लिए कुछ ना कुछ फार्मूला है, तो वो भी हम अभी पढ़ते जा रहे हैं। तो मास ऑफ एलिमेंट यानी कि जो भी कंपाउंड एलिमेंट होंगे उसके मास, तो मास ऑफ एलिमेंट्स डिटरमाइन करेंगे। कैसे करेंगे कि फॉर सपोज ये एक्स एलिमेंट है, अगर ये कहें कि एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमें एक्स एलिमेंट मिला है, तो मास ऑफ ये एक्स एलिमेंट यानी कि मास ऑफ एलिमेंट फॉर सपोज एक्स है, तो इसका मास हम कैसे मालूम करेंगे, 1 मोल ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट, 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय गिवन मास ऑफ प्रोडक्ट, गिवन मास ऑफ प्रोडक्ट। तो ये है फार्मूला फॉर दी मास ऑफ एलिमेंट को डिटरमाइन करने के लिए, यानी कि ये जो है हमारा फार्मूला है यूज होता है फॉर दी मास ऑफ टू डिटरमाइन दी मास ऑफ एलिमेंट। यानी कि फॉर सपोज इधर ये एक्स एलिमेंट है, तो 1 मोल ऑफ एक्स, तो 1 मोल ऑफ एक्स यानी कि उसका मास रखेंगे, जो भी एटॉमिक मास होगा उसका रखेंगे। तो 1 मोल ऑफ एक्स यानी कि जितना भी मास होगा उसका, फॉर सपोज कार्बन है तो कार्बन का 12 मास है। तो 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट यानी कि जो भी प्रोडक्ट होगी, जैसे कि हमारे यहाँ मिलती है आयरन कंपाउंड से कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड का मास रखेंगे यानी कि उसका मॉलिक्यूलर मास, और जो गिवन मास ऑफ द प्रोडक्ट यानी कि जो भी कंबशन हो रही है फॉर सपोज, तो उसमें जो भी आगे हम क्या करेंगे एग्जांपल भी करेंगे। तो आगे चलते यही फार्मूला यूज होगा। तो थर्ड जो है वो है परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट फ्रॉम masses फ्रॉम दी masses। तो ये जो परसेंटेज ये कैसे निकालते हैं हम, ये जो परसेंटेज है हम परसेंटेज निकालते हैं, जैसे कि फॉर सपोज केमिस्ट्री है सब्जेक्ट आपका, उसकी जो 50 क्वेश्चन है टोटल, तो 50 क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन पर जो है वो 2 मार्क्स हैं, 2 मार्क्स हैं। तो 2 मार्क्स के अलावा क्या है कि आपकी जो 50 क्वेश्चन उसकी टोटल मार्क्स हैं 100। तो आप जितनी भी मार्क्स ऑब्टेन कर रहे हैं तो उनको आप रखते हैं, जो उसको डिवाइड करते हैं टोटल से, उसको क्या करते हैं आप डिवाइड करते हैं टोटल से। न्यूमरेटर में जो मार्क्स ऑब्टेन करते हैं उनको रखते हैं और डिवाइड करते हैं टोटल मार्क्स से और मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, तो आपको परसेंटेज अपनी मिल जाती है। इसी तरह आप जो परसेंटेज होगी वो जितना भी मास है, मास ऑफ जैसे कि परसेंटेज ऑफ एक्स एलिमेंट, तो जो एक्स एलिमेंट है उसकी जो परसेंटेज है मास ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ कंपाउंड, जो भी कंपाउंड है जहां से हमें मिल रहा है
तो उसकी जो है यानी कि मास ऑफ ये x और टोटल मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय ये मल्टीप्लिकेशन, ये x एलिमेंट है और ये छोटी जो है ये मल्टीप्लिकेशन की सिंबल है। तो 100 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें परसेंटेज मिल जाएगी, तो हमें परसेंटेज मिल जाएगी। तो ये है परसेंटेज, हम इसी फार्मूले से निकाल सकते हैं। तो अभी चलते हैं जो चौथा इसका स्टेप है। तो अभी चौथा रूल जो है, चौथा यानी कि स्टेप जो है वो ये है कि यानी कि सबसे पहले हमने क्या लिखा था, टू डिटरमाइन दी मोल रेशो और एटॉमिक रेशो। मोल रेशो या हम इसको एटॉमिक रेशो भी लिख सकते हैं, एटॉमिक रेशो ऑफ ईच एलिमेंट, यानी कि टू डिटरमाइन द मोल रेशो और एटॉमिक रेशो ऑफ ईच एलिमेंट। तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं, यानी कि जो एटॉमिक रेशो है, एटॉमिक रेशो तो वो हम निकाल सकते हैं बाय दी डिवाइडिंग परसेंटेज, जो भी की परसेंटेज होगी, परसेंटेज ऑफ एक्स, यानी कि ये एलिमेंट है परसेंटेज, उसकी जो भी मास होगा यानी कि एटॉमिक मास, उससे हम डिवाइड करेंगे तो हमें एटॉमिक रेशो मिल जाएगा। यानी कि डिवाइड दी परसेंटेज बाय एटॉमिक मास, एटॉमिक मास। तो ये हम उससे एटॉमिक मास ऑफ यानी कि जो भी जिसी की भी हम एटॉमिक रेशो मालूम करने जा रहे हैं उसके एटॉमिक मास से करेंगे तो हमें ये एटॉमिक रेशो मिल जाएगा। तो अभी जो लास्ट है पांचवा रूल, पांचवा स्टेप है जिसमें हम टू डिटरमाइन और टू ऑब्टेन द एम्पिरिकल फार्मूला, यानी कि एम्पिरिकल फार्मूला, यानी कि एम्पिरिकल फार्मूला मींस के आर सिंपलेस्ट रेशो, यानी कि लास्ट में जो हमारा जो असली जो टारगेट है उस पर आएंगे। तो ऑब्टेन द एम्पिरिकल फार्मूला सिंपल रेशो ऑफ ईच एलिमेंट by dividing the each atomic ratio by least atomic ratio, यानी कि हम जो भी फॉर सपोज 2 एलिमेंट है, एक x है और दूसरा y है, तो इसका जो एटॉमिक रेशो फॉर सपोज 2 है और इसका जो है एटॉमिक रेशो क्या है कि इस y का जो है वो 1 है। तो हम क्या करेंगे कि टू ऑब्टेन द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ सिंपल रेशो, तो हम डिवाइड करेंगे ईच एटॉमिक रेशो बाय लीस्ट एटॉमिक रेशो, यानी कि डिवाइड द ईच एटॉमिक रेशो ऑफ एलिमेंट बाय लीस्ट एटॉमिक रेशो। जो भी एटॉमिक रेशो 2 है उसको हम डिवाइड करेंगे और इस 1 को डिवाइड करेंगे, लेकिन दोनों में से देखेंगे कि लीस्ट कौन सा है। तो 2 लीस्ट है या 1 है, तो ऑब्वियसली 1 जो है वो लीस्ट एटॉमिक रेशो है, तो हम 1 से इसको डिवाइड करेंगे, लेकिन इसमें कोई भी इतना फर्क नहीं पड़ेगा, ये 2 रह जाएगा और ये भी 1 रह जाएगा। तो ऐसे ही हम करेंगे, यानी कि लिस्ट को देखेंगे उससे हम उनको डिवाइड करेंगे सारे को। तो एक तो खुद ब खुद आ जाएगा 1 रेशो, और जो नंबर 1 से ज़्यादा होगा उसका वही आ जाएगा जो उसका आंसर आना चाहिए। तो ठीक है, अभी हम चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। तो एग्जाम्पल करते हैं, तो अभी हम एग्जाम्पल करेंगे 1.367 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड contains carbon, hydrogen and
ऑक्सीजन। क्लियर है? दिस इज कोई ये कर सजाते ना गाला है ना अगर तुम फा मथा तन फा चोटा दे अच्छा ना हाँ अच्छा ये तो स्टूडेंट्स ये है एग्जांपल 1.367 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन वाज combusted by the air to give 3.002 gram of carbon dioxide and 1.640 gram of H2O. Find out its empirical formula. यानी कि ये जो है एग्जांपल है इसमें हमें एलिमेंट्स मिले हुए हैं यानी कि एक्सपेरिमेंटली हमें एलिमेंट्स का पता है कि एलिमेंट्स कौन से कंपाउंड में कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है। ये पहला स्टेप हमने यानी कि सॉल्व कर दिया ये हमें मिला हुआ है। लेकिन हम अब क्या करेंगे कि हम जो है दूसरा स्टेप जो क्या था मास ऑफ द एलिमेंट को डिटरमाइन करेंगे। तो शुरू करते हैं यानी कि सेकंड स्टेप से। तो सॉल्यूशन हम इसका कैसे लिखेंगे यानी कि मास ऑफ कार्बन। सबसे पहले शुरू करते हैं मास ऑफ कार्बन 1 मोल ऑफ कार्बन अपान में क्या है 1 मोल ऑफ कार्बन यानी कि 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड मल्टीप्लाई बाय गिवन मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम ये अगर वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा 1 मोल ऑफ कार्बन यानी कि 12 ग्राम। तो ये डिवाइड करेंगे 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड तो 44 और मल्टीप्लाई करेंगे गिवन मास ऑफ द प्रोडक्ट तो 3.002 ग्राम हमें गिवन है 3.002। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा यानी कि जो मास ऑफ कार्बन होगा इसका आएगा 0.81 ग्राम। तो ये आ गया कार्बन का। अभी जो है हम मालूम करेंगे मास ऑफ हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन का यानी कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय 1 मोल ऑफ H2O और मल्टीप्लाई करेंगे गिवन मास ऑफ प्रोडक्ट में क्या है H2 है तो H2O। तो ये क्या है अगर एक बात याद रखें यहां पर H2O है H2O तो H2O जो है यानी कि इसमें 2 एलिमेंट है तो हम इसका 2 मोल रखेंगे। कौन सा 2 मोल। अगर हम ऑक्सीजन का मालूम करते ऊपर वाले में 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन तो इसको देखते ऑक्सीजन 2 एटम से तो हम 2 मोल्स ऑफ लेते। लेकिन हमने कार्बन का लिया तो ये ऐसे लेंगे H2O में हाइड्रोजन के 2 एटम से तो हम 2 मोल लेंगे हाइड्रोजन के यानी कि 2 और डिवाइडेड बाय 18 मल्टीप्लाई बाय जो गिवन मास है कितना है वो है 1.640। तो ये हमारा आ जाएगा 0.18 ग्राम 0.18 ग्राम। तो ये हो गया मास ऑफ द एलिमेंट ये हो गया। लेकिन अभी जो है ऑक्सीजन भी रह रहा है लेकिन ऑक्सीजन का हम जो है वो डिटरमाइन नहीं करेंगे क्या मास क्यों नहीं करेंगे। जो परसेंटेज है वो हम अगर इन 2 की निकाल सकते हैं तो निकाल लेंगे और तीसरे की भी निकाल सकते हैं। तो इसी से हम मोल रेशियो एटॉमिक रेशियो मालूम करेंगे और उसके बाद क्या है कि हम आसानी से अपनी जो ओरिजिनल पोजीशन है जो एम्पिरिकल फार्मूला उस पर पहुंच सकते हैं। तो इसीलिए हम इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो कोई जरूरत नहीं है कि हम ऑक्सीजन का जो मास है वो डिटरमाइन करें। तो अभी चलते हैं दूसरे स्टेप पर वो कौन सा है यानी कि परसेंटेज ऑफ कार्बन। तो परसेंटेज कार्बन की कैसे मालूम करेंगे यानी कि जो मास ऑफ जो कार्बन है 0.81 अपान में क्या है टोटल मास ऑफ द कंपाउंड। टोटल मास ऑफ द कंपाउंड कितना है यानी कि जो आर्गन कंपाउंड है वो कितना है 1.367
तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो हमें परसेंटेज मिल जाएगा। तो परसेंटेज इसका कितना है 59.9, यानी कि अप्रोक्सीमेटली हम क्या कर सकते हैं 60%। कितना है 60%। तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का जो परसेंटेज है वो क्या होगा, यानी कि हम इसका भी मास ऑफ दी हाइड्रोजन लेंगे 0.18 डिवाइडेड बाय द टोटल मास ऑफ दी कंपाउंड 1.367, तो मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो इसका भी हमें मिल जाएगा। तो इसका कितना मिल रहा है 13.16, यानी कि परसेंटेज हमें मिल रहा है। तो अभी जो है ऑक्सीजन की परसेंटेज है वो हम कैसे निकालेंगे, टोटल जो परसेंटेज है वो कितनी होती है 100 होती है, तो 100 से पहले 60 हम माइनस करेंगे, तो 60 से माइनस करेंगे 13.16 तो हमें क्या मिलेगी अभी 26.84% हमें मिलेगी इस ऑक्सीजन की, यानी ऑक्सीजन की। तो अभी जो है हमें इस परसेंटेज को डिवाइड करेंगे विद द एटॉमिक मास ऑफ द रिस्पेक्टिव एटम और एलिमेंट, तो हमें मिल जाएगा एटॉमिक रेशियो। तो उसकी तरफ चलते हैं स्टूडेंट। तो ये कार्बन की परसेंटेज हमने निकाली 60%, हाइड्रोजन की 13.16, तो 26.84% ऑक्सीजन की निकाली। अब जो है हम हमारे यहाँ वो क्या है, यानी कि एटॉमिक रेशियो क्या है, एटॉमिक रेशियो ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि सबसे पहले जो हमें कार्बन का निकाल रहे हैं, तो जो परसेंटेज होगी उसको हम डिवाइड करेंगे विद एटॉमिक मास ऑफ द रिस्पेक्टिव एलिमेंट, यानी कि कार्बन का जो मास है उससे, तो हमें क्या मिल जाएगी, हमें एटॉमिक रेशियो मिल जाएगा, या इसको हम मोल भी कहते हैं, मोल रेशियो। तो ये है 60%, तो इसको डिवाइड करेंगे विद एटॉमिक मास ऑफ द कार्बन, तो हमें क्या मिलेगा, यानी कि 5, दिस इज द 5 इज द मोल रेशियो और एटॉमिक रेशियो ऑफ कार्बन। तो ऐसे ही जो सेम तरह से हाइड्रोजन का, तो 13.16 डिवाइडेड बाय 1 एटॉमिक रेशियो, एटॉमिक मास का 1 है, तो ये सेम मिलेगा हमें। तो अभी चलते हैं ऑक्सीजन की तरफ। तो ऑक्सीजन का कितना मिलेगा हमें, तो ऑक्सीजन 26.84 डिवाइडेड बाय दी, ये हमें मिल रहा है कि इसका कितना है 16, तो ये 1.67, तो ये मिल गया हमें मोल रेशियो। अभी क्या है, अभी हम एम्पिरिकल फार्मूला की तरफ चलेंगे। एम्पिरिकल फार्मूला का मतलब क्या है, सिंपल रेशियो डिटरमाइन करना है। तो वो कैसे करेंगे, ये जो भी हमारे यहाँ मोल रेशियो और एटॉमिक रेशियो है उनको हम डिवाइड करेंगे विद लीस्ट 1। तो लीस्ट 1 इसमें से कितना है, अभी तो रख के चले जाते हैं। कार्बन का कितना है 5 और हाइड्रोजन का कितना है वो है 13.16 और ये जो है हमारा ऑक्सीजन उसका कितना है 1.67, तो ये हो गया। तो इस ये जो है मोल रेशियो आप रख के चले जाएं न्यूमरेटर में, तो डिनोमिनेटर जो होगा तो उसमें क्या करेंगे कि लीस्ट 1 जो भी एटॉमिक रेशियो है उससे डिवाइड करेंगे, लीस्ट 1 से डिवाइड करेंगे। तो 5 13.16 1.67, तो इसमें से 3 में से जो लीस्ट 1 जो मोल रेशियो है वो कौन सा है, दिस इज द 1.67। तो इन सब को उससे हम क्या करेंगे, उससे हम डिवाइड करें 1.67 तो हमें जो ये जो कार्बन का वो कितना मिलेगा, ये कार्बन का हमें 3 मिलेगा और हाइड्रोजन का जो है वो हमें 8 मिलेगा और ऑक्सीजन का हमें 1 मिलेगा। तो ये जो एम्पिरिकल फार्मूला होगा, इसका जो एम्पिरिकल फार्मूला है, यानी कि हम लिख सकते हैं C3H8O1, यानी कि दिस इज द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ दिस कंपाउंड। ये एग्जांपल बड़ा था इसलिए हमें जो टाइम ज्यादा लगा। अभी जो है मैं वो एक ऐसा एग्जांपल ले रहा हूँ कि आपको अगर ये जो सारे के सारे 4 स्टेप जो हम करके आए वो नहीं मिले, आपको सीधा जो है वो क्या है कि परसेंटेज मिली हो, तो आप क्या करेंगे कि इसको परसेंटेज को डिवाइड करेंगे विद एटॉमिक मास ऑफ द रिस्पेक्टिव एलिमेंट और हम एटॉमिक रेशियो मालूम करके 2 स्टेप करेंगे, ये वाला स्टेप एटॉमिक रेशियो वाला और दूसरा ये एम्पिरिकल फार्मूला वाला, ये 2 स्टेप हम करेंगे। अभी ऐसा मैं एग्जांपल लिख रहा हूं जैसे कि हमें कहीं पर भी परसेंटेज मिली हो तो हम उसका एम्पिरिकल फार्मूला डिटरमाइन कर सकते हैं, वो बहुत इजी होता है। अभी जो है एमसीक्यूज में वो ही देते हैं,
लेकिन अगर कोई एग्जांपल है बोर्ड का तो वो ये वाला ऊपर वाला आ सकता है। तो अभी चलते हैं दूसरे एग्जांपल पर। तो वो क्या है, अ कंपाउंड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। and hydrogen 25.9। तो ये एग्जांपल है, a compound carbon, hydrogen and nitrogen which contains 66.7% of carbon, 7.4% of hydrogen, 25.9% of nitrogen। फाइंड आउट एम्पिरिकल फार्मूला। तो सबसे पहले क्या है कि बहुत इजी है, जो एलिमेंट है वो भी मिले हुए हैं, उनकी परसेंटेज यानी कि उनमें मास भी मिला हुआ है, परसेंटेज भी मिली हुई है। अभी हम एटॉमिक रेशियो मालूम करना है, मोल रेशियो। तो सबसे पहले जो है यानी कि सॉल्यूशन लिखकर हम कर सकते हैं कि मोल रेशियो और एटॉमिक रेशियो, तो वो सबका निकाल रहे हैं। सबसे पहले किसका निकाल रहे हैं हम, कार्बन का निकाल रहे हैं। तो कार्बन में कितनी परसेंटेज, 66.7%, यानी कि ये परसेंटेज नहीं लिख रहे हैं हम, तो इसको 12 से तो 5.5 मिलेगा हमें आंसर इसका। और ये जो है हाइड्रोजन उसका कितना है, 7.4% है, ये इसको 1 से तो ये 7.4 हो जाएगा। और ये है हमारा नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन जो है 25.9 डिवाइडेड बाय 14, तो ये हमें कितना मिलेगा 1.85। तो ये जो है ये हमें मोल रेशियो मिल गया है 5.5, 7.4, 1.85। तो अभी जो है एम्पिरिकल फार्मूला के लिए यानी कि सिंपलेस्ट रेशियो के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो मोल्स है इसको ऊपर रख दें, ऊपर, यानी कि ये कार्बन का है, इनको ऊपर रख लें। ये जो है हमारा हाइड्रोजन का 7.4 और ये है हमारा नाइट्रोजन का, तो ये कितना है 1.85। तो इसको हम डिवाइड करेंगे, सबको डिवाइड करेंगे विद दी सिंपलेस्ट वन। तो सिंपलेस्ट वन कौन सा है 1.85, यानी कि नाइट्रोजन वाला 1.85, इसको भी 1.85 से डिवाइड करेंगे 1.85। तो हमें जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा, तो इसका 3 मिलेगा और इसका जो है 4 मिलेगा और इसका 1 मिलेगा, यानी कि ये 3, 4, 1 ये सिंपल रेशियो है। यानी कि एम्पिरिकल फार्मूला जो होगा वो क्या होगा, वो हमारा होगा C3H8 और नाइट्रोजन का 1, यानी कि C4, सॉरी H का कितना है C3 और H का 4 है, तो ये 4 हो गया, ये एम्पिरिकल फार्मूला हो गया। तो हम इसी तरह से एम्पिरिकल फार्मूला निकाल सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गई होगी बात। अभी जो दोबारा लेक्चर जो होगा मेरा वो होगा मॉलिक्यूलर फार्मूला के ऊपर। तो ये जो है ये सिंपलेस्ट है, कोई भी बड़ी बात नहीं है, इंशाल्लाह आपको बहुत बड़ा फायदा मिलेगा।